हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हैं बीबीए सेमेस्टर 2 कोर 4 का पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पक्का ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर चेंज भी करेगा तो क्या चेंजिंग कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो किस प्रकार के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर देगा तो आप लोग घबरा जाते हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए, या तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधित विचारों का व्याख्या करें। ठीक है, यानी एक भूदान वाला आएगा, या तो फिर आ सकता है कि आचार्य विनोबा भावे का भूदान संबंधित विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक मीन्स होता है उसका बुराई। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, तो दो प्रकार का हो गया, या तो आएगा भूदान संबंधित विचारों का वर्णन करना है, या तो आएगा भूदान संबंधित विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो भी आंसर आपको यही डालना है। देखो, जहाँ आलोचना पूछती है ना, वहाँ पे सब कुछ सेम डाला जाता है। ठीक है, आप लोग घबरा जाते हो। एक इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन करवाया था भीमराव अम्बेडकर वाला, तो मैंने आलोचना वाला नहीं बताया। ठीक है, डायरेक्ट मैंने बताया सामाजिक न्याय वाला, और वहाँ पे क्वेश्चन है आलोचना वाला। तो सब कोई बोल रहे हैं कि आलोचना वाला आप नहीं करवाएं। तो देखो, आलोचना मीन्स होता है बुराई। आप कोई भी क्वेश्चन में बुराई उसका तभी कर पाओगे जब उसका पहले अच्छाई बताओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो कि जो भी चीज़ होता है दुनिया में एक अच्छा होता है और बुरा होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है ग्रेजुएशन में, चाहे सेमेस्टर 1 हो चाहे 6 हो, ठीक है, कहीं भी हो, तो उसमें अच्छाई भी बताना पड़ता है, बुराई भी बताना पड़ता है। तो उसमें आपका दोनों इंक्लूड हो जाता है, आलोचनाएं भी और उसका पक्ष में भी और विपक्ष में भी, दोनों भी। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो आलोचनाएं नहीं पूछा है, बुराई नहीं पूछा है, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आलोचनाएं अगर बोलता है लिखने के लिए, तो आपको कुछ बुराई कर देना, मतलब सब कुछ आपको बता देना है, सब कुछ उसका अच्छाई बताना है, अच्छाई बताना है, और लास्ट में उसका कुछ बुराई बता देना, तो हो गया उसका आलोचनाएं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में अच्छाई भी बताएं और बुराई भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों बताना है। इसका जो विचार है वो कुछ अच्छाई भी था कुछ बुराई भी था, तो हम दोनों इसमें बताएंगे। ठीक है, तो अगर बुराई वाला भी आ जाएगा तो भी आंसर सेम होंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर हम एक क्वेश्चन करवा पाते हैं विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधित विचारों का वर्णन करें, तो ठीक है। अगर नहीं करवा पाते तो आंसर दोनों का सेम होगा, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि मतलब इसका मतलब आप नहीं करवा पाए तो आंसर सेम कैसे होगा। देखो, अगर हम आंसर करवाएंगे भी ना, तो सर्वोदय और भूदान दोनों एक ही है। आप बोलोगे कैसे, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सर्वोदय भी जो है वो भी दिया था आचार्य विनोबा भावे ही का ही देन है, और भूदान भी उसी का देन है। ठीक है, अब देखिए, सर्वोदय एक संस्था के रूप में है, सर्वोदय को चलाया गया, और सर्वोदय के अंदर एक भूदान आंदोलन है। ठीक है, सर्वोदय को आंदोलन नहीं है, सर्वोदय एक शब्द है, सर्वोदय एक शब्द है और उसके अंदर भूदान एक आंदोलन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर्वोदय में भूदान भी आ गया। ठीक है, सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय, सर्वोदय मतलब सर्वो यानी सभी का उदय, यानी सभी का विकास हो। इसका मतलब होता है सर्वोदय का मतलब सभी का विकास हो, और भूदान में भी यही बात किया गया, सभी का विकास के बारे में। ठीक है, तो सर्वोदय और भूदान दोनों एक ही है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सर्वोदय भी आ जाता तो आपको भूदान वाला ही आंसर डाल देना है। अगर आप लोग नहीं पढ़ के जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़ के जाते हो और भूदान के जगह में अगर सर्वोदय आ जाता है तो आंसर सेम डाल सकते हो, उसमें एक आध दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना होता है, बस यही फर्क और कुछ नहीं। चलो, हम ज़्यादा मुद्दे पर नहीं इस पर आते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे का जो विचार है, भूदान संबंधित विचारों का विवेचना करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हो गया होगा कि भूदान का मतलब क्या होता है। भू का मतलब ये भूमि, जमीन, और दान का मतलब जमीन दान करना। तो आप लोग यहाँ पर पता चल गया होगा कि जो आचार्य विनोबा भावे है वो ये एक व्यक्ति थे। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी भी कैसे, वैसे ही आचार्य विनोबा भावे एक व्यक्ति थे जैसे महात्मा गांधी है। और ये जो विनोबा भावे व्यक्ति थे ना, ये क्या करते थे, अमीर लोगों से जमीन दान में मांगते थे कि हमें दान में दो, और ये वहाँ से दान मांग करके गरीब लोगों में फिर दान कर देते थे। मतलब ये रखते नहीं थे जमीन, अमीर लोगों से जमीन लिया, गरीब लोगों को जमीन दे दिया। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छा विद्वान माना गया था, बहुत अच्छा विचारक माना गया था। ठीक है, और इसे सिर्फ भारत में नहीं, बहुत जगह से पसंद किया गया इसका विचार को, कि बहुत अच्छा विचार है इसका। भूमि दान कर रहा है सबको, देख रहा है, भूमि ले रहा है और दूसरों को दान कर रहा है, गरीबों को दान कर रहा है। तो यही हो गया भूमि दान के बारे में। तो इसको पूरा जमीन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। तो आचार्य विनोबा भावे का जन्म जो हुआ था वो 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में हुआ था। ऐसा इसलिए मैंने डेट लिखा ताकि हो सकता है कि एक नंबर में दे दे कि विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था। तो 11 सितंबर 1895 महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे था। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या था, विनायक नरहरि भावे था। अगर नाम आ जाता तो ठीक है ना, तो आगे आप चल सकते हैं। अब देखिए, छात्र जीवन में विनोबा भावे गणित में बहुत ही रुचि रखता था। जब इस टाइम ये छात्र थे ना, उस टाइम इसका गणित में बहुत ही अच्छा मन लगता था, पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, थोड़ा बहुत बात करेंगे इसका जन्म का, क्योंकि ये भी बात करना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में,
फिर नेक्स्ट है विनोबा भावे गांधी जी से बहुत कुछ सीखा है। देखिए होता है ना कि कुछ लोग अगर कुछ विचार देते हैं, कुछ लोग होता है तो हम लोग उसका नहीं ले लेते हैं कि अरे वो ऐसा कर रहा है तो हमको भी ऐसा करना, मतलब उनका हम चरित्र अपने में अपनाते हैं। तो विनोबा भावे को जो गांधी जी जितने भी सारा काम करते थे ना पहले, जब हमारे देश की आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, तो वो सब चीज़ें किसको पसंद आने लगा था? विनोबा भावे को पसंद आने लगा था। तो गांधी जी से उसने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया और सीखा भी है। और यह एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति भी था। और ये जो विनोबा भावे था वो समाज में सुधारते थे और एक स्वतंत्रता व्यक्ति थे, कोई गलत व्यक्ति नहीं थे। देश के लिए स्वतंत्रता में हमेशा जान कुर्बान करना चाहते थे, ठीक है। और यह गांधी जी की ही जैसा रास्ते को अपनाना चाहते थे। और विनोबा जो थे यानी विनोबा भावे, ठीक है, वो गरीब व छोटे वर्गों के हमेशा लड़ते थे, यानी गरीबों के लिए, छोटे वर्गों के लिए, जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसके लिए हमेशा लड़ते थे। और गांधी जी से इसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, जिसके कारण गांधी जी को अपना गुरु बनाने का फैसला कर लिया कि हमारा जो गांधी जी वो गुरु है। सोच लो, विनोबा भावे जो सीखा वो किससे सीखा? गांधी जी से। तो उसने गांधी जी को अपना गुरु बताने लगा। और निश्चित सी बात है, हम लोग भी सीखते हैं कि महात्मा गांधी कभी हिंसक नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं लड़ा, लड़ाई तो लड़ा लेकिन कभी घमंड नहीं किया, वो तरीका से लड़ाई लड़ा, ठीक है। यहाँ हो गया थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, विनोबा भावे के। अब देखते हैं भूदान आंदोलन क्या है। भूदान मतलब जमीन को दान करने वाला। देखो इसकी शुरुआत विनोबा भावे द्वारा किया गया था, यानी विनोबा भावे व्यक्ति थे, उसी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। दूसरा है, इसके अंतर्गत विनोबा खुद लोगों के पास जाते थे। जो विनोबा है यानी विनोबा भावे जो है वो खुद लोगों के पास जाते थे और उनकी भूमि दान देने के लिए कहते थे। जो बड़े लोग थे, जो जमींदार लोग थे, बड़े बड़े, जिसके पास बहुत सारा ज़मीन था, उसके बाद ये खुद से जाते थे और कहते थे कि आप अपना ज़मीन दान में दे दीजिए गरीब लोगों को, इससे आपका भला होगा, ऐसा करके, ठीक है ना। उसका तीसरा देखिए यहाँ पे, तमिलनाडु एक स्थान पर, देखो तमिलनाडु को एक ऐसा स्थान था जहाँ पे उन्हें सबसे पहली भूमि का टुकड़ा दान में मिला। देखिए तमिलनाडु में से विनोबा भावे को एक छोटा सा टुकड़ा मिला था दान में। क्यों दान में लेते थे? क्योंकि ताकि गरीबों को दे सके, तो इसको मिला था। किसको? विनोबा भावे को दान में एक छोटा सा टुकड़ा कोई व्यक्ति दिया था। और यहीं से आंदोलन क्या होगा, शुरुआत हो गया। जब वो व्यक्ति तमिलनाडु एक छोटा सा गाँव का व्यक्ति देना स्टार्ट किया ना, तो सब धीरे धीरे दान में देना स्टार्ट किया। और विनोबा भावे उस जमीन को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके सब गरीबों में क्या करते थे, बांट देते थे। चौथा, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भूमिहीन मतलब जिसके पास जमीन नहीं था, वैसे लोगों को भूमि उपलब्ध कराना था, ठीक है, ताकि सभी लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। इसीलिए तो इसको हर विश्व में भी जाने लगा कि बहुत अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। अब चलते हैं आचार्य विनोबा भावे का भूदान संबंधित विचार कि इसका विचार क्या था, आखिर भूदान आंदोलन के प्रति इसका विचार कैसा था, कैसा ये लेकर के चलते थे उस भूदान आंदोलन के, और इसके मन में क्या विचार थे इसके प्रति, तो वो देखेंगे। तो आचार्य विनोबा भावे का भूदान संबंधित विचार पर उनका कहना था कि जिस प्रकार वातावरण में हवा, पानी, धूप एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों प्रकृति की ओर से सभी व्यक्तियों के लिए बांटे हैं, मतलब देखो हमें हवा के लिए, पानी के लिए, धूप के लिए, ये सब चीज़ों के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है क्या? ये सबके लिए समान है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ये चीज़ें मिलेगा। कोई अमीर है तो धूप मिलेगा, गरीब है तो धूप नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये सब चीज़ों जिस प्रकार से सबको मिलता है, ठीक उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों के लिए बटे हैं। उसी प्रकार से भूमि भी एक प्राकृतिक देना, ये किसी का खरीदा हुआ चीज़ नहीं है, प्राकृतिक ने दिया है, तो इस पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो ये प्रयास कर रहे थे कि सबके पास हम इक्वल करेंगे, जिसके पास ज़्यादा है सो, और जिसके पास कुछ नहीं उसको देंगे, है ना, क्योंकि इस पर भी सबका समान अधिकार है। इसके लिए विनोबा भावे ने अपना जान ताव पर लगाकर लोगों के लिए लड़ रहे थे और गरीबों के ऊपर उठाने का क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। तो विनोबा ने क्या किया, पोचमपल्ली गाँव, एक पोचमपल्ली गाँव है, कहाँ पे, वही तमिलनाडु में, ठीक है। तो विनोबा, ये कौन सा है पता है ना, पोचमपल्ली गाँव, जहाँ से इसको थोड़ा सा जमीन का एक टुकड़ा मिला था, जो कि मैंने ऊपर में बताया भी था थोड़ा सा। तो विनोबा भावे को पोचमपल्ली गाँव के हरिजनों ने उससे भेंट किया। देखो एक पोचमपल्ली गांव है जहां से हरिजन के जो लोग थे, देखो हरिजन लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। अब वैसे तो अभी नहीं गरीब है, लेकिन उस टाइम गरीब थे। तो हरिजन लोग क्या थे, गरीब थे, उसके पास ज़मीन नहीं था। तो इसका भेंट किससे हो गया, विनोबा से हो गया, क्योंकि हरिजनों को लगा कि विनोबा भावे तो हमें ज़मीन दिलाएगा, क्योंकि ज़मीन दिलाने का काम कर रहा है। तो हरिजनों से भेंट हुआ। तो हरिजनों ने विनोबा भावे से भूमि का मांग किया कि हमें भूमि दे दो, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो विनोबा भावे ने गाँव के जमींदारों से आगे बढ़कर अपना जमीन दान करने का और हरिजनों को बचाने का अपील की। देखो तो जब विनोबा भावे की बात पता चला कि हरिजनों के पास ज़मीन नहीं है, तो इसने जमींदारों से भूमि नहीं लिया, यानी जमींदारों से तो भूमि लिया बाद में, लेकिन जमींदारों से भूमि लेने से पहले ही अपना आगे कदम बढ़ा दिया, अपना ज़मीन दे दिया हरिजनों को, ताकि उनका भला हो। मतलब किसी से बिना ज़मीन लिए हुए पहले अपना ज़मीन दे दिया कि पहले तुम लोग ले लो अपना ज़मीन। तो जब इस चीज़ों को देखा ना, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, तो सब ज़मीन धीरे धीरे देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आगे देखो,
ये कहानी की जैसा बहुत अच्छा लगेगा। इस स्थिति से प्रभावित होकर एक जमींदार ने अपनी एक जमीन दान करने का सहमति जताया। जैसे ही देखा विनोबा भावे को कि इसने अपना जमीन को दान कर दिया, दान में दे दिया, तो इसी स्थिति को देखते हुए एक और जमींदार था जिसके पास बहुत सारा जमीन था, वो भी अपना जमीन देने का सहमति बताया कि हम भी अपना जमीन देंगे। और इस घटना को देख करके धीरे धीरे बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित पड़ने लगे। सभी लोग मतलब सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, और इससे लोगों के अंदर दान की शक्ति बढ़ने लगा कि हम भी दान देंगे। वो भी बोलने लगा हम भी दान देंगे, हम भी दान देंगे। और धीरे धीरे आंदोलन जो था भूमि दान करने का वो बढ़ गया। ठीक है, तो भूदान आंदोलन शुरू यहीं से होता है। ठीक है, और यह आंदोलन 13 सालों तक चलता रहा। और विनोबा ने देश के कोने कोने में भ्रमण किया। भ्रमण मतलब घूमता रहा, और इसे जितना भी सारा दान में जितने भी भूमि मिले सब गरीबों किसानों के दान कर दिया। इसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व भी प्रशंसा किया कि बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, अब देखिए भूदान आंदोलन, जो भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था विनोबा भावे के द्वारा, उसका उद्देश्य क्या था, मतलब किस लिए चलाया जा रहा था उसको, तो इसलिए चलाया जा रहा था ताकि राजनीति को लोक नीति में परिवर्तन करना। जो राजनीतिक चलता है ना, गंदा सिस्टम राजनीतिक, उसको लोग नीति में परिवर्तन करें। लोग नीति मतलब जो लोग कहेंगे जैसा लोग हैं, यानी कि लोगों के भलाई के लिए किया जाए। सिर्फ राजनीतिक चलना नहीं बल्कि लोगों को कुछ भलाई के लिए करना चाहिए। पहला ये था। दूसरा क्या था, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना। ये हमेशा क्या चाहते थे, समाज के मूल्यों को बढ़ाया जाए, समाज में जो गरीबी है उसको हटाया जाए, इस प्रकार से। फिर तीसरा क्या है, अहिंसक क्रांति का आरंभ। अहिंसक क्रांति का मतलब ये जहाँ पे हिंसा नहीं किया जाता है, शांतिपूर्वक से क्रांति किया जाता है। तो भूदान आंदोलन भी कोई बड़ा लाठी लेकर के नहीं क्रांति किया जा रहा था, शांति रूप से कराया जा रहा था। ठीक है, चौथा जनता का मत, जनता की शक्ति। उनका ये कहना था कि जनता का मत होना चाहिए, जो जनता कहेगी वही होना चाहिए, और जनता का शक्ति होना चाहिए। पांचवा था समाज में समानता लाना। ये हमेशा चाहते थे कि समाज में समानता लाएं, इक्वलिटी लाएं सभी में। ठीक है, छठा था गरीबों को भूमि दान देना। और जो गरीब था उसे वो चाहते थे कि हम गरीबों को क्या देते, भूमि दान करें, दूसरों से भूमि लें और इसको दान करें। यही इसका उद्देश्य था भूमि दान आंदोलन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना तो सब कुछ अच्छा ही चला, इसका जो विनोबा भावे था इसका सब कुछ अच्छा ही चला। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो पैर खींचने का काम करते हैं, आप सभी को पता है। तो उस टाइम भी कुछ लोग रहे होंगे, तो इसका कुछ बुराइयां भी किया। ठीक है, जिसको बोलेंगे भूमिदान आंदोलन की असफलता। अब देखिए भूमिदान आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने मिल गया और ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ दिनों तक सही चला, कुछ सालों तक, और धीरे धीरे ये फिर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया उसका भी रीजन जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग पैर खींचने का काम किए होंगे, इसीलिए तो ये फिर खत्म हो गया ना। तो इसको दो चीज़ें बोल सकते हैं, असफलता या तो आलोचनाएं। असफलता मतलब क्या, सफल नहीं हो पाया। तो सफल कब नहीं हो पाता, जब कोई बुराई करता है, और बुराई को ही आलोचनाएं बोलते हैं। मतलब असफलता या तो फिर आलोचनाएं सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या रीजन रहा जो भूदान आंदोलन पूरा नहीं बढ़ पाया, सफल नहीं हो पाया, तो इसका बहुत सारा रीजन है। अस्पष्टता का भाव। अस्पष्टता का भाव का मतलब यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कितने लोग भूमि दिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पढ़े लिखे कम थे, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं थे जो इस बात को लिख करके रखते थे कि कौन कितना भूमि दिया, हमको कौन सा गरीब लोगों को कितना भूमि देना है, किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है, कौन अमीर है कौन गरीब है। ये सब चीज़ों का हिसाब किताब लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण स्पष्ट बात नहीं पता चलता था। आइडिया से कितना लगाओगे कि हम उसको दिए इसको दिए, तो लिख करके नहीं रखा जाता था, जिसकी वजह से अस्पष्टता का भाव था और ये धीरे धीरे आंदोलन खत्म हो गया। दूसरा है असंतुलन। असंतुलन बन गया था, संतुलन नहीं हो पा रहा था। असंतुलन क्यों बन गया, असंतुलन इसलिए बन गया था क्योंकि इस आंदोलन में सिर्फ वही लोग थे जिसके पास जमीन नहीं था, जबकि इस आंदोलन में उस व्यक्ति का भी होना चाहिए था जिसके पास कम जमीन था। अगर उसको नहीं लेकर के चलोगे तो वो थोड़ा सा रुस जाएगा, मुठभेद कर देगा अपना, थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा का भावना उत्पन्न होगा। तो कहीं ना कहीं संतुलन नहीं था, सब में असंतुलन की भावना था। तीसरा था अपर्याप्त भूमि। जितना लोगों को भूमि चाहिए था, गरीब लोगों को उतना भूमि नहीं मिल पा रहा था। जिसके पास भूमि नहीं था तो उसको तो भूमि दिया जा रहा था, बात सही था, लेकिन जितना जरूरत था उतना भूमि उसको, जितना पर्याप्त था उतना भूमि उसको नहीं मिल पा रहा था। चौथा था विखंडन और विभाजन। इसकी वजह से सारे लोगों के अंदर मतलब थोड़ा सा दिलचस्प खत्म होने लगा आंदोलन के प्रति, और धीरे धीरे सब क्या होने लगा, विखंडन होने लगे, बंटने लगे, खत्म होने लगे सब। पांचवा मंजर भूमि दान। अब देखिए जो व्यक्ति लोग दान भी करते थे ना गरीबों और किसानों को, कि चलो ठीक है मैं अमीर हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, चलो मैं दान कर देता हूँ गरीबों को, तो ऐसा ज़मीन दान करते थे जहाँ पे बिल्कुल क्या मंजर हो, जहाँ पे कोई खेती बाड़ी ना हो, तो सूखा हो, जहाँ पे मतलब उस ज़मीन का कोई वैल्यू ही नहीं रहता, कोई खेती बाड़ी नहीं हो, वैसा दान में देते थे। तो वैसा दान में किसान लोगों को लेकर के क्या करेंगे उसमें, जब खेती ही नहीं होगा तो। ठीक है, अब चलते हैं छठा पॉइंट की ओर, पुनर्वास का दिक्कत। अब पुनर्वास का दिक्कत मतलब क्या होगा, पुनर्वास का मतलब होता है कि देखिए पुनःवास मतलब हमें एक जगह से दूसरे जगह फिर से वास करना है, फिर से स्थान लेना। जैसे हमारा ज़मीन यहाँ पे नहीं मिला, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे मुझे ज़मीन दान नहीं दिया गया। हो सकता है सबका ज़मीन तो वही एरिया में नहीं होगा, कुछ ऐसे ज़मींदार होंगे जिसका ज़मीन बहुत दूर में होगा, तो वो बहुत दूर का ज़मीन दान करना चाहते होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में
जो किसान गरीब है उसको ज़मीन वहाँ पे मिलेगा, तो क्या इतना दूर से खेती कर पाएगा? तो फिर उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा, तो कभी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होना पड़ता था, मतलब हमेशा पुनः वास होना पड़ता था, हमेशा दोबारा दोबारा जगह बदलते रहना पड़ता था। इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत भावना आ गया, और इस वजह से धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा भूदान आंदोलन। अब चलते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है कि आपने पूरा अभी तक जितना भी कुछ बताया उसको 5 से 6 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, जितना मतलब मैक्सिमम में लिख पाते हो आपको कम से कम में आपको लिख के बता देना, ताकि एग्जामिनर आपको निष्कर्ष पढ़ के पता कर ले कि ऊपर आप लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है, देखिए, तो महात्मा गांधी की प्रेरणा स्रोत मानकर विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए, जो ये भूदान आंदोलन था वो कौन चलाया था? तो विनोबा भावे चलाया था। कहाँ से इसने सीखा था कि हमें आंदोलन करना है? तो महात्मा गांधी से सीखा हुआ था। ठीक है, अब भूमिदान आंदोलन शुरुआत काल में लोकप्रिय और लाभकारी सिद्ध हुआ था। जब फर्स्ट में चल रहा था तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा, लाभकारी रहा, लाभ हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, परंतु धीरे धीरे इनकी आलोचनाएं होने लगी। आलोचनाएं मतलब बुराई शुरू हो गया। जब बुराई शुरू हो गया तो लोगों का दिलचस्पी से दूर होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये धुंधला पड़ गया। धुंधला मतलब खत्म हो गया ये, फिर ये नहीं चल पाया। अगर वही चलता तो आज सबके पास समान जमीन होता, लेकिन ये आंदोलन पूरा सफल नहीं हो पाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।